तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी? 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ओस्वाल्ड हेवरी, जेम्स ब्लैक, अर्नेस्ट मायर और एलिजाबेथ ब्लैकवेल। ये चारों जो ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग बच्चों, ये चारों विश्व के टॉप बायोलॉजिस्ट हैं, जीव वैज्ञानिक हैं। यदि विश्व में 100 जीव वैज्ञानिकों का नाम लिया जाए तो इन चारों का नाम शीर्ष पे आता है। लेकिन सवाल यह है कि 20वीं शताब्दी के डार्विन को, किसको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है? तो इसका आंसर है अर्नेस्ट मेयर। इसका आंसर है अर्नेस्ट मेयर, यानी कि 1 का जो सही ऑप्शन है वो है सी। तो चलिए हम लोग जरा इसका डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्लाइड्स पे ये हैं आपके अर्नेस्ट मेयर, जिनका जन्म 1904 में और मृत्यु 2004 में, यानी 100 वर्षों में इनकी मृत्यु हुई। जब इनकी मृत्यु हुई इनकी उम्र 100 वर्ष थी। सो ही lived on this world for 100 years, right? अर्नेस्ट मेयर। अब चलते हैं, ये एक जर्मन थे। ये एक ही वॉज अ जर्मन। जर्मनी में जगह का नाम है केम्टेन। जगह का नाम है केम्टेन। तो जर्मनी के केम्टेन शहर में इनका जन्म 5 जुलाई 1904 को हुआ था। दूसरा तथ्य इनके बारे में जानना यह है जरूरी कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के ये प्रोफेसर थे। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनको टाइटल मिला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनको टाइटल मिला अलेक्जेंडर एगासीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एमेरिटस का पदवी मिला। ही वॉज क्राउन्ड एज अलेक्जेंडर एगासीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। अब किस योगदान के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनको इन शब्दों से अलंकृत की? इनका योगदान ये था बच्चों, इनका योगदान ये था कि हम लोग किसी भी जीव की उत्पत्ति, उसके एवोल्यूशन, उसके बढ़ोतरी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अर्नेस्ट मेयर का योगदान यह था कि डार्विन के बाद इस मुद्दे पे ये खास इनका योगदान रहा कि किसी भी प्रजाति की उत्पत्ति कैसी हुई। तो आफ्टर डार्विन ही वर्कड ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटीज इन स्पीसीज, जैव विविधता, प्रजातियों में विविधता, इन सब विषयों पर इनका योगदान रहा। आज जब हम लोग किसी जैविक प्रजाति का या किसी जैविक प्रजाति को परिभाषित करते हैं तो अर्नेस्ट मेयर का ही परिभाषा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो हिज डेफिनेशन of biological species is the most accepted definition in biology। और इनको बायोलॉजी में योगदान के लिए इनको 3 प्राइज दिया गया। और इनको 3 जो प्राइज दिया गया उसको हम लोग अंग्रेजी और हिंदी में कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 3 मुकुट क्या है? जीव विज्ञान का 3 मुकुट क्या है? व्हाट इज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी? तो इसका आंसर है, इसमें 3 प्राइज होता है। इसमें 3 तरीके का प्राइज होता है। पहला प्राइज होता है जिसको कि हम लोग बेल जैन प्राइज कहते हैं, दूसरा प्राइज होता है द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। और तीसरा प्राइज होता है क्रेफूड प्राइज। तीसरा प्राइज होता है क्रेफूड प्राइज। तो ये बायोलॉजी में 3 तरीके का पुरस्कार दिया जाता है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्राइजेज इन बायोलॉजी। और इन्हीं 3 पुरस्कार को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। इन्हीं को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। ये तीनों पुरस्कार, ये तीनों प्राइज अर्नेस्ट मेयर को मिला। बेल्जन प्राइज मिला 1983 में, 1983 में। आपका इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला 1994 में, 1994 में। और क्रेफूड प्राइज मिला 1999 में, 1999 में। तो ये 3 प्राइज अर्नेस्ट मेयर को मिला और इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। ये तथ्य अर्नेस्ट मेयर के बारे में जरूरी है बच्चों। इनके बारे में क्यों हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों हम लोग, आपका क्वेश्चन का ये पार्ट बना, आगे के डिस्कशन में आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो चलिए जो हम लोग डिस्कशन किए हैं इसके हिसाब से हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, तो वो है आपके अर्नेस्ट मेयर, 1C। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। हु मेड द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? किसने प्रजातियों की उत्पत्ति को जैविक विविधता का केंद्रीय प्रश्न बनाया? किसने प्रजातियों की उत्पत्ति को जैविक विविधता का केंद्रीय प्रश्न बनाया? इसका भी आंसर आपके अर्नेस्ट मेयर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी C आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2
का भी सी आंसर है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। हु पायोनियर्ड द करेंट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज। एक जैविक प्रजाति की वर्तमान स्वीकृत परिभाषा, मीन्स आज जो हम लोग जैविक प्रजाति की परिभाषा के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो परिभाषा देने वाला अर्नेस्ट मेयर ही हैं। और अर्नेस्ट मेयर का ये परिभाषा, ये डेफिनेशन आज सारे लोग जितने भी जीव वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं। तो 3 का भी आंसर बच्चों सी है। 3 का भी आंसर आपका सी है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रशांत जी आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया? प्रशांत जी आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया? हैव यू रिसीव्ड द क्वेश्चन पेपर? चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लिविंग बींग्स। निम्न में से कौन जीवित प्राणियों के लिए सही है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सभी जीवित जीवों में वृद्धि होती है। वृद्धि को जीवों का विशिष्ट गुण मान सकते हैं। वृद्धि को जीवों का विशिष्ट गुण मान सकते हैं। तो आप लोग शायद पढ़े होंगे बायोलॉजी, और आपके बायोलॉजी में क्या आंसर है उसको जरा मेरे बायोलॉजी से भी जरा मिला लीजिए कि सभी जीवित जीवों में वृद्धि होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ये गलत है। कहने का मतलब है कि निर्जीव में भी, जिसमें जीवन नहीं होता है, उसमें भी वृद्धि होती है। तो पहला ऑप्शन गलत है। ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यदि हम लोग जीव और निर्जीव का अंतर के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, तब हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि जो है ये जीवों की विशिष्ट गुण है। यही आपका दूसरा स्टेटमेंट कहता है, और ये भी आपका गलत है। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है 4D। तो 4 का जो डी है वो सही ऑप्शन है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे सोच के अनुसार 4 का ऑप्शन डी होगा? तो चलिए जरा सोच पे हम लोग बात करते हैं। कथन ये है कि जितने भी आप सजीव देखते हैं सब में वृद्धि होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। इसको स्टेटमेंट के रूप में अपना नोट्स बना लीजिए बच्चों, स्टेटमेंट के रूप में नोट्स बना लीजिए। अब देखिए कि अब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग वृद्धि की बात करते हैं, जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है, इसका अभिप्राय होता है द्रव्यमान में वृद्धि। इसका मतलब होता है इंक्रीज इन मास। इसका मतलब होता है द्रव्यमान में वृद्धि, इंक्रीज इन मास। और दूसरा मतलब होता है संख्या में वृद्धि। दूसरा मतलब होता है संख्या में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यदि हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में वृद्धि। तो यदि जनसंख्या में वृद्धि हम लोग बात करते हैं, तो जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ हुआ कि जनसंख्या में संख्या का बढ़ोतरी हुआ। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ
इंडिविजुअल्स। तो वृद्धि या ग्रोथ का मतलब संख्या में वृद्धि भी हुआ, और वृद्धि यानी ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन मास ऑफ एनीथिंग, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान का बढ़ना भी वृद्धि कहलाता है। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग बारीकी से इस चीज को जरा हम लोग देखते हैं। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अ मल्टी सेलुलर जो आपका बहु कोशिकीय जो जीव हैं, जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो आपके बहुकोशीय जीव हैं, इनमें जो वृद्धि होती है, इनमें जो वृद्धि होती है वो होती है कोशिका विभाजन से, वो होती है कोशिका विभाजन से, वो होती है सेल डिवीजन से। देखिए बच्चों, ये स्टेटमेंट के आधार पे हम लोग सही और गलत का फैसला करेंगे। तो यहां तक आपको तर्क सही लग रहा होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुकोशीय के जीव में हम लोग बात करें तो बहुकोशीय जीव में वृद्धि होती है आपका कोशिका विभाजन से। अब देखिए, इस स्लाइड को देखिए बच्चों गौर से, इस स्लाइड को देखिए गौर से बच्चों। ये ऊपर वाले लेयर में एक कोशिका है, हम लोग जीरो लेवल पे चालू करें, जीरो लेवल से। तो ऊपर वाले स्लाइड में आपका कोशिका है और नीचे वाले स्लाइड में वही कोशिका का धीरे धीरे विभाजन होके दो हो गया। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं? संख्या में वृद्धि। यहां पे हम लोग ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखते हैं। तो ये संख्या में वृद्धि हम लोग देख रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशीय जीव में संख्या की वृद्धि कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन से होता है। आगे देखिए, अब देखिए कि ये यदि हम लोग इस चीज को, यदि हम लोग बहु कोशिकीय जीव को, यदि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक है आपका पौधा यानी कि प्लांट्स, और दूसरा है आपका एनिमल्स, जिसको कि आप जंतु हिंदी में कहते हैं। अब आप देखेंगे कि प्लांट्स में, पौधों में कोशिका विभाजन उसके जीवन भर होते रहता है। यानी कि कोशिका, प्लांट्स में जो विभाजन है, कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन पूरे लाइफ टाइम होते रहता है। लेकिन जंतु में आप यदि कोशिका विभाजन देखेंगे तो बहुत हद तक देखेंगे कि एक स्टेज में, एक जीवन के एक स्तर पे आने के बाद सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जो है एक स्तर पे, एज पे आने पे रुक जाता है। लेकिन आपके शरीर में कटना, फटना, टूटना होता है। तो वैसे किसी ऊतक का यदि टूटना हुआ, कटना हुआ, फटना हुआ, यदि चमड़ा निकल गया तो फिर से कोशिका विभाजन, उस ऊतक में कोशिका विभाजन होने से ही फिर से वो आपका जो चमड़ा वापस आता है। ठीक है? तो अब हम लोग देखें कि आपके बहुकोशिकीय जीव में
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वृद्धि किस तरह हो रहा है। राइट बच्चों, अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं एक कोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें यदि अमीबा ले लीजिए और इसमें अमीबा में यदि वृद्धि की बात करते हैं तो संख्या में विभाजन, संख्या में बढ़ोतरी। तो अमीबा में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इसमें वृद्धि का मतलब होता है कि वो कोशिका दो भागों में बट गया, मतलब जो मदर कोशिका है वो खत्म हो गया, जो पेरेंट कोशिका है वो खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोशिकीय जीव में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सेम थिंग। आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अमीबा हो, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक चीज है। एक कोशिकीय जीव में प्रजनन और वृद्धि एक ही समान है, एक ही चीज है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है प्रजनन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, वृद्धि और प्रजनन दो अलग अलग बातें हैं, तो दो अलग अलग घटनाएं हैं। अब देखिए बच्चों, अब देखिए कि अभी हम लोग का डिस्कशन का हम लोग बात किए हैं वृद्धि यानी संख्या में वृद्धि। वृद्धि का एक और मतलब होता है और वो मतलब होता है द्रव्यमान में, द्रव्यमान का बढ़ना, इंक्रीज इन मास। तो आप देखिए कि यदि बॉडी मास शरीर का द्रव्यमान आपके पहाड़ में भी हो जाता है, बढ़ता है, तो पहाड़ में बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बालू का टीला, उसमें भी द्रव्यमान बढ़ता है, तो वृद्धि वहां भी हो रहा है। ग्रोथ इज ऑल्सो देयर इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स like your mountains, like your boulders, like your sandstone। इसका मतलब वृद्धि एक ऐसा कारण नहीं हो सकता है जिसके आधार पे आप सजीव और निर्जीव को अलग अलग कर सकते हैं। यानी वृद्धि किसी भी सजीव का विशिष्ट गुण नहीं हो सकता है। निष्कर्ष हम लोग यही देखेंगे बच्चों कि वृद्धि, ग्रोथ is not the characteristic feature of any living organism। लेकिन हां, जीवों में वृद्धि अंदर से होती है, इंटरनल, और नॉन लिविंग में, निर्जीव प्राणियों में, निर्जीव पदार्थों में जो वृद्धि होती है वो बाहर से होती है। यदि आपको यह समझ में आया बच्चों, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सभी जीवित जीवों में वृद्धि होती है। सही नहीं है, क्योंकि निर्जीव में भी वृद्धि होती है और वृद्धि को जीवों का विशिष्ट गुण मान सकते हैं। हां, वृद्धि को जीवों का विशिष्ट गुण नहीं माना जा सकता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? हमारे डिस्कशन के बाद आप पहला स्टेटमेंट आपका सही लगता है, पहला स्टेटमेंट आपका सही लगता है और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत लगता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों अपने आंसर को रिवाइज कर लीजिए, अपने आंसर को सही कर लीजिए कि 4 का आंसर आपका बी होना चाहिए। 4 का आंसर बी होना चाहिए कि सभी जीवित जीवों में वृद्धि होती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, बट वृद्धि जीवों की विशिष्ट गुण नहीं होती है, क्योंकि निर्जीव में भी आपका वृद्धि होता है। तो सही ऑप्शन है 4B, सही ऑप्शन है
क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट 1 इज नॉट क्लियर। स्टेटमेंट 1, ओके, स्टेटमेंट 1 कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ठीक है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ हैं चाहे पौधे हैं, उनमें वृद्धि होती है। ये तो आप मान, आपके बीज से आपका पेड़ निकलता है, इम्ब्रियो से एक बच्चा का निर्माण होता है। आप एक सेल से, एक कोशिका से आपका अमीबा का जन्म होता है, और उस अमीबा में धीरे धीरे वृद्धि होती है। एक ही कोशिका में उसमें ऐसा वृद्धि होता है, कार्य को लेकर वृद्धि होता है ताकि वो खा सके, निगल सके और पचा सके। तो जितने भी जीव हैं उनका ये गुण है कि वृद्धि होती है, क्योंकि यदि वृद्धि नहीं होगी तो वो मृत हो जाएंगे, दे विल बी डेड। तो ये 100% सही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, बट इट इज नॉट ट्रू दैट दिस ग्रोथ इज ओनली द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सही नहीं है कि वृद्धि सिर्फ जीवों का ही विशिष्ट गुण है, क्योंकि वृद्धि का 2 अर्थ होता है। एक होता है संख्या में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन द नंबर। कोशिका विभाजन के कारण अमीबा का भी वृद्धि होता है। और दूसरा मतलब होता है, वृद्धि का मतलब ग्रोथ इन बॉडी मास, द्रव्यमान में बढ़ोतरी। तो आप पहाड़ देख लीजिए, पहाड़ भी बाहर कारणों से उसके द्रव्यमान में भी बढ़ोतरी होता है। आप बालू का रेगिस्तान में जाइए, बालू का टीला, उसके द्रव्यमान में भी बढ़ोतरी होता है। तो वृद्धि एक विशिष्ट गुण नहीं है, लेकिन सारे जीव में वृद्धि होती है। इज इट अंडरस्टूड? तो 4 का सही ऑप्शन है, 4 का सही ऑप्शन है बी। 4 का सही ऑप्शन है बी। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? समझ में आया बच्चों? समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। एक बहुकोशीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करता है, यह सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ। पौधों में कोशिका विभाजन द्वारा विकास जीवन भर होता है। विकास के जगह यदि वृद्धि करेंगे तो और सही इसका मतलब निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों जो है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है सी। समझ में आया बच्चों? तो आगे बढ़ूं? समझ में आया तो आगे बढ़ूं? नहीं समझ में आया? क्यों? समझ में आया बच्चों? समझ में आया? आगे बढ़ूं? समझ में आया? आगे बढ़ूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वृद्धि और प्रजनन। हिंदी मीडियम के बच्चों, विकास के जगह
वृद्धि कर लीजिए। वृद्धि और प्रजनन परस्पर अनन्य घटनाएं हैं। यस, यदि आप उच्च जीवों में जाएंगे, इफ यू गो टू हाई एनिमल्स, इफ यू गो टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वहां वृद्धि भी है। वृद्धि मतलब उनके शरीर में विकास भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, प्रजनन भी हो रहा है। कहने का मतलब कि वो पेरेंट की तरह, माता पिता की तरह और भी इकाई बन रहा है। तो यस, उच्च जीवों में, हाई लिविंग बींग्स में, आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशिकीय जीव में जो है वृद्धि और प्रजनन अलग अलग घटनाएं हैं। लेकिन यह स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है, एक कोशिकीय जीव के लिए सही नहीं है। एक कोशिकीय जीव में, जैसे कि अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, आपका वृद्धि और प्रजनन एक ही चीज है। वृद्धि और प्रजनन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सेम थिंग। तो पहला जो है सही है, और दूसरा अमीबा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सेम इवेंट, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग प्रजनन की बात कर लें, थोड़ा सा हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर लें, ताकि आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके। चलिए एक बार आगे का क्वेश्चन देख लें, फिर इसको हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जनन जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण है। कहा जा रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, कोई भी जीव है तो उसमें प्रजनन होना अनिवार्य है। रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यह स्टेटमेंट बच्चों गलत लगता है। गलत इसलिए लगता है कि म्यूज, खच्चड़ में आप वृद्धि तो देखते हैं, उसके शरीर में विकास होता है, लेकिन खच्चड़ का प्रजनन नहीं होता है। म्यूज कैन नॉट रिप्रोड्यूस। और इस तरह का बहुत सारा उदाहरण आप देख सकते हैं। तो पहला जो है यह गलत है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड